सभी को नमस्ते। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक रहेगा समास। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले समास। समास का अर्थ क्या होता है कि समास में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि कम से कम शब्दों द्वारा अर्थ व्यक्त करना। ठीक है, कम से कम शब्दों द्वारा अर्थ व्यक्त करना। अगर हम समास का अर्थ एक शब्द में बोलना चाहें तो हम क्या कहेंगे? संक्षिप्त या छोटा। ठीक है, अगर हमें एक शब्द में इसका अर्थ बताना हो तो। समास का विलोम शब्द क्या है? समास का विलोम शब्द क्या होता है, पता है किसी को? व्यास। ठीक है, क्या है? व्यास। किसका विलोम शब्द है? यह समास का। अब देखिए, अब समास का अर्थ क्या? अर्थ हमने बता दिया, संक्षिप्त या छोटा करना। अगर हम इसका समास का संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा? सम धन आस। ठीक है, सम धन आस। अब सम का क्या अर्थ होता है? हम बोल सकते हैं उचित या उपयुक्त। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं पास। ठीक है, या बैठाना, कुछ भी बोल सकते हैं। अर्थात उचित जो अर्थ वाले शब्द है उनको पास में लेके आना, उनको पास रखना। ठीक है, ये क्या है? समास का संधि विच्छेद करने के बाद इन दोनों शब्दों का अर्थ है। ठीक है, और एक बात हमें ध्यान रखनी है, समास में पद होते हैं। समास में पद होते हैं। अब देखिए, अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि दो या दो से अधिक। देखिए, हमें दो तो पता है, ठीक है, शब्द होते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, आसान सा लेते हैं, माता पिता। ठीक है, माता पिता। अगर समस्त पद क्या हो जाएगा? माता और पिता, यही है ना। अब हम इसकी परिभाषा अगर बोलें तो दो या दो से अधिक, ये दो तो हो गए पद, पद एक पद दो। ठीक है, इसलिए क्या बोला है कि दो से अधिक। अब ये कहां गए? जब इसके भेद करेंगे, ये किस भेद के अंतर्गत आते हैं? दो से अधिक, तब तो उसकी बात करते हैं। एक उदाहरण यहां पे लिख देती हूं। मान लीजिए यहां पे लिखूं मैं तन मन धन। ठीक है, तन मन धन, ये इसके अंतर्गत इसका उदाहरण आ जाएगा। ये इसके कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? जब हम इसको आगे करेंगे इसके भेद, तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अधिक शब्दों के सार्थक। अब सार्थक का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सार्थक, जिसका कोई सही अर्थ निकले। सार्थक शब्द जिनका कोई सही सही अर्थ निकले, मेल को समास कहते हैं। जब वह समस्त पद में जो शब्द था, ठीक है, उसका समास विग्रह करने के बाद भी दोनों का अर्थ सेम रहना चाहिए, वही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, मेल को समास कहते हैं। मान लीजिए हमें परिभाषा याद ही नहीं है। ठीक है, समास की परिभाषा व्यवस्था बहुत ही आसान सी है, आसान सी लिख रखी है। अगर हमें यह भी याद नहीं है तो हम इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? मान ली हमें एक उदाहरण तो पता है ना, ग्रामर का, व्याकरण का कोई भी टॉपिक करने से पहले, ठीक है, उसका एक एक उदाहरण अपने दिमाग में बिठा लीजिए। उस उदाहरण के तहत आपकी सारी की सारी जो व्याकरण है वह हो जाएगी, आप आसानी से उसके क्वेश्चन के आंसर कर लोगे। देखिए, माता पिता, माता और पिता, हम क्या करेंगे? इन्होंने दो या दो से अधिक, ये दो पद तो हैं। ठीक है, अधिक अधिक वाली पर बात छोड़ देते हैं। ठीक है, अधिक शब्दों के, ये वैसे इसमें पद होते हैं ना, के बीच की विभक्ति क्या है? और। विभक्ति क्या है? तो दोनों को अलग करेंगे। और दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति कहते हैं इसको हटाकर या इसको लोप करके। ठीक है, लोप का अर्थ क्या होता है? हटाना। ठीक है, हटाकर।
और उन शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता उसे ही समास कहते हैं। ठीक है, हमने एक उदाहरण दिमाग में बिठाया, माता और पिता, कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर उन शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे, उसे समास कहते हैं। ये थी समास की परिभाषा। ठीक है, मैंने बताया, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि समास, एक इस बात ध्यान रखना कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा एक शब्द में, वैसे हम बोल सकते हैं कम से कम शब्दों द्वारा अर्थ व्यक्त करना। ठीक है, समास का अर्थ यही होता है। ठीक है, वैसे आप इसको ऐसे ही बोल सकते, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, ये भी बोल सकते, लेकिन सार्थक शब्द लगाओगे तो सही रहेगा। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें पूरब पद और उत्तर पद बोलेंगे, पूरब पद या उत्तर पद। ठीक है, इस प्रकार से। अब कहते हैं समास के भेदों के बारे में बात। देखिए, अब समास के भेद, ठीक है, समास के कहते हैं सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः कितने भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। कितने, 6 भेद। ठीक है, कितने, 6 भेद माने जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, तब कितने भेद माने जाएंगे, 4। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, हम क्या बोलेंगे, 4 भेद है। अगर वैसे ही पूछ लिया जाए कि समास कितने प्रकार के या समास कितने भेद है, तो हम क्या बोलेंगे, 6 भेद हैं। ठीक है, अब किस प्रकार से, इसके भेदों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अविभाव समास। ठीक है, नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। ठीक है, अव्यय समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। नंबर 4 बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अब देखिए, ये मैंने लिखे पदों की प्रधानता के आधार पर। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते स्वतंत्र रूप से भेद, जो अगर आपसे पूछे जाए कि स्वतंत्र रूप से समास के कितने भेद, तब भी हम क्या बोलेंगे, 4। ठीक है, अब देखिए, ये तो 4 है, बाकी 2 छूट गए। कौन कौन से, कर्मधारय द्विगु समास, वो किस में आ जाएंगे, इसके अंतर्गत। वो क्यों आएंगे, देखिए, पहले यहां पे लिख देती हूं मैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये मैंने लिख दिया। देखिए, ये इसके भेद क्यों माने जाते हैं। अविभाव समास में क्या होता है, इसका जो पहला प्रथम पद होता है, इसमें जो इसका प्रथम पद होगा, ठीक है, इसमें जो इसका प्रथम पद होगा या पूरा पद होगा, वह प्रधान होता है। ठीक है, पूरा पद प्रधान। जो तत्पुरुष समास है, इसमें इसका जो दूसरा पद होगा वह प्रधान होगा। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय और द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। ठीक है, जब हम इसके भेदों के बारे में बात करें डिटेल में तब बात करते हैं, एक बार शॉर्ट में बता रही हूं। इसके कारण कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत लिया गया है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं।
देखिए अविभाव के एक ही नंबर पे लिखा, उसका पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। और इसमें जो तीसरा पद या फिर अन्य पद, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, तीसरा पद प्रधान होता है। ये तो इसके भेदों के बारे में बात। अगर हम वैसे पूछ ले सामान्यतः कितने भेद है, 6 भेद है। कौन कौन से आ जाएंगे? अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। वैसे ये 5 नंबर पे आ जाएगा और ये 6 नंबर पे, ठीक है। 6 हो गए भेद। भेदों के बारे में क्लियर हो गया। किस प्रकार से हमें एक परीक्षा के अंदर कोई प्रश्न आता है, किस प्रकार से इसका उत्तर देना है। अगर पदों के आधार पर आ जाए, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो हम कितने लिखेंगे? 4 भेद, या स्वतंत्र रूप से 4 भेद। अगर सामान्यतः पूछ लिया जाए कि मूलतः कितने भेद हैं, तो हम कितने लिखेंगे? 6 भेद लिखेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे इसके भेदों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 फिर कौन सा है? अविभाव समास। अविभाव समास, ठीक है। अविभाव समास, इसमें मैंने क्या बताया पहले ही, इसमें पहला पद, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, ये बता चुकी हूं। हम इसके ऐसे बोल सकते हैं, इसमें पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। इसमें पहला पद जो इसका होगा वह कौन सा होगा? अव्यय होगा, ठीक है। देखिए अब अव्यय का हम अर्थ लेते हैं। अगर आपके सामने मैं लिख दूं वह, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? वह मैंने खर्च करना, है ना, कि मैं बाजार गई थी या गया था, कि मैंने इतने रुपए व्यय कर दिया, अर्थात खर्च कर दिए। अगर मैंने इसके आगे अ लगा दूं, इसका अर्थ क्या हुआ? कि खर्च नहीं किए, ठीक है, खर्च नहीं किए। हम अब इसका एक उदाहरण लिखती हूं आपके सामने में। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रतिदिन, बहुत ही आसान सा लिख रही हूं मैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी आप व्याकरण का कोई भी पाठ करते हो, कोई भी उसका, ठीक है, भेद किसी चीज का भी कर रहे हो, उसका एक एक उदाहरण अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा उदाहरण अपने दिमाग में बैठाइए जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि उस उदाहरण के आधार पर ही आपको समास का भेद भी याद हो जाएगा कौन सा है, ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है, किस प्रकार से क्यों यह इस भेद के अंतर्गत आया, सब चीजें इसी के आधार पर हम क्लियर कर लेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जो इसके अंदर जो उदाहरण आएंगे वह क्रिया की विशेषता बतलाने वाले होंगे। जब उसका वाक्य में प्रयोग करोगे, ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले होंगे। और इनके ऊपर लिंग, वचन, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिंग, वचन और काल का, ठीक है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए मैंने लिखा कि सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, ठीक है, और राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, कोई प्रभाव पड़ा लिंग का? नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लिंग, वचन और काल का। वे प्रतिदिन स्कूल जाएंगे, नहीं प्रभाव पड़ेगा काल का, ठीक है। राम आज स्कूल जाता है, ठीक है, राम आज स्कूल गया, राम कल स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाता था, ठीक है। इसके ऊपर काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और एक बात और ध्यान रखनी है, इसके अंतर्गत हमेशा तो नहीं, प्राय कहते हैं कि अधिकतर उपसर्ग आते हैं, ठीक है, अधिकतर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब इसके अंदर हम किस प्रकार से करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है इसके अंदर, देखिए प्रतिदिन मैंने लिखा, अब प्रतिदिन का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? इसका समास विग्रह करेंगे क्या आ जाएगा? जब हम बोल दें हर दिन, ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं दिन दिन, कहीं पे आपको ये मिल जाएगा, कहीं पे हर दिन मिलेगा। अब मैंने क्या बोला है
कि अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ क्या है? जब समास विग्रह करते समय पहले शब्द को हम, पहले पद को हम ऐसे कैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है। अब प्रति, इसको हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया? हमने क्या लिया? दिन, दिन। यथासंभव, जितना संभव हो सके। ठीक है, जितना संभव हो सके। ठीक है, हमने क्या किया? पहला पद क्या था? यथा। दूसरा क्या था? संभव। इसमें पहला प्रति, दिन क्या था? दूसरा पद था। पहले पद को हमने ऐसा कैसा ही छोड़ दिया। देखिए कि मैं यथासंभव प्रयास करता था, यथासंभव प्रयास कर रहा हूं, यथासंभव प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, कि राम यथासंभव प्रयास करता है। ठीक है, सीता यथासंभव प्रयास करती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें एक ही पद की आवृत्ति होती है। कई बार ऐसे उदाहरण आ जाते हैं कि एक ही पद की आवृत्ति होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। मान लीजिए मैं लिखूं यहां पे रातों रात। ठीक है, रातों रात। देखिए रात शब्द दो बार आ रहा है, रातों रात, रात ही रात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। केवल ऐसे एग्जांपल भी आ जाते हैं। भागम भाग, भागने के बाद भागना। भागने के बाद भागना, इस प्रकार से। ऐसे एग्जांपल और भी हैं, जैसे मान लीजिए देखा देखी, देखा देखी। ठीक है, देखा देखी। ये आपका अविभाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है या इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पहले पद को वैसा का वैसा ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। इसको एक पहचान है, बस याद करना है कि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो पहले पद के आधार पर हम समास विग्रह तो करेंगे, लेकिन इसका आगे हम खर्च नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ पे, है ना, हम इसको खर्च नहीं करेंगे, इसको संभाल के रख लेंगे अपने पास। ये आपका अविभाव समास। इसके उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आज जन्म, है ना, आज जन्म, इस प्रकार से। अब करते हैं इसका आगे वाला भेद। नंबर 2 पे तत्पुरुष समास। ठीक है, अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद गौण होता है। ठीक है, पहला पद गौण। अगर पहला पद गौण है तो दूसरा पद अपने आप यहाँ पे प्रधान हो जाएगा। दूसरा पद प्रधान होता है, और इसके अंतर्गत जो कारक हैं, कारक की विभक्तियों का लोप होता है। ठीक है, कारक की विभक्तियों का लोप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें? तत्पुरुष समास के अंतर्गत। पहले नंबर हमने किया अविभाव समास, अब है तत्पुरुष समास। और कारक की विभक्तियों के आधार पर, कारक की विभक्तियों के आधार पर, इस समास के कारक की विभक्तियों के आधार पर इस समास कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। ठीक है, ऐसे 6 नहीं लिखना, यह शुद्ध हो जाएगा।
कारक की विभक्तियों के आधार पर 6 भेद होते हैं। देखिए उसमें हमें क्या छोड़ना है, कर्ता, कर्ता ने कर्म को, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले कारक में लिख देती हूं कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए करण से के साथ एक और आता है के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से, अब देखिए अपादान में भी से आ रहा है और यहाँ पे भी से आ रहा है, दोनों में से है। अधिकरण में पर, ठीक है, संबंध का के की, संबोधन हे अरे, ठीक है। इसमें हमें इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो कारक के जो भेद हैं ये 6 के 6 तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। कारक के 8 भेद होते हैं, हमने कर्ता को छोड़ना है और संबोधन को छोड़ना है, ठीक है। और जो 6 शेष बचेंगे वे सारे के सारे किसके भेद हैं, तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। डिटेल में इसको करेंगे अगली क्लास में, आज क्लास में बस इतना है, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे हम डिटेल में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।